आज हम डिस्कस करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको हम कैप कैप भी कहते हैं, सीएपी। ये कब आया था? 1986 में आया था। अब हम समझते हैं कंज्यूमर क्या होता है। हम सोसाइटी में रहते हैं तो हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, और इन चीजों का प्रोडक्शन फैक्ट्री में कर होता है, कंपनीज करती है, इंडस्ट्री करती है, हमारी नीड के अकॉर्डिंग। जिस प्रोडक्ट की हमें नीड है, उस प्रोडक्ट की नीड को आइडेंटिफाई करके कंपनियां का प्रोडक्शन करती है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है, और फिर वो मैन्युफैक्चरिंग से डिस्ट्रीब्यूटर तक, डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर के पास, और रिटेलर से कस्टमर के पास आता है। तो कंज्यूमर वो होता है जो फाइनल प्रोडक्ट को यूज करता है, उसको कंज्यूम करेगा, उसके एक्सपीरियंसेस को गेन करेगा। जैसे किसी कंपनी ने गाड़ी बनाई और गाड़ी कस्टमर चला रहा है, तो वो उससे एक्सपीरियंसेस गेन कर रहा है कि वो गाड़ी स्मूथ चल रही है, वो गाड़ी का ब्रेकिंग सिस्टम कैसा है, वो गाड़ी की सिटिंग कैसी है, यदि लॉन्ग राइडिंग की जाए तो क्या फील आता है, उसके शॉकअप कैसे हैं। जैसे एक गाड़ी का ऐड आता है कि भाई हमारे शॉकअप इतने अच्छे हैं कि आप पीछे एक लेडी बिठाल के ऊपर 10 मटके रख लो, एक मटका नहीं गिरेगा। मतलब हमारा सस्पेंशन सिस्टम देखो, हमारी टेक्नोलॉजी, है ना। तो ये तो मार्केटिंग पार्ट रहा। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि कंज्यूमर वो है जो प्रोडक्ट से एक्सपीरियंस ले और प्रोडक्ट को कंज्यूम करे। ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटर क्या कंज्यूमर है? नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटर कस्टमर है। ठीक है। कंपनी का कस्टमर है। और रिटेलर का कस्टमर कौन है? कंज्यूमर। लेकिन वो कंज्यूम भी कर रहा है। तो जो प्रोडक्ट का फाइनल एक्सपीरियंस है, वो कौन गेन करता है? कंज्यूमर गेन करता है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज दवाइयां बनाती है, वहां से वो उनके गोडाउन्स में आती है, C&FA में। C&FA से डिस्ट्रीब्यूटर्स में जाती है, स्टेट लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फिर डिस्ट्रिक्ट में जो मेडिकल्स मेडिकल्स होते हैं, वहां पर मेडिसिन आती हैं और फिर वो पेशेंट के पास जाती है। अब यदि पेशेंट चाहे तो क्या हर मेडिसिन अपनी मर्जी से मेडिकल शॉप से ले सकता है? नहीं। उसको प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत पड़ती है। मतलब वो डॉक्टर की से एडवाइस लेने के बाद प्रिस्क्रिप्शन से ही मेडिसिन ले सकता है, ओटीसी ड्रग को यदि छोड़ दिया जाए। पर जो क्रिटिकल सिचुएशंस होती हैं, कॉम्प्लिकेटेड डिजीजेस होती हैं, सीवियर प्रॉब्लम होती है, तो डॉक्टर की कंसल्टेंसी जरूरी होती है। क्योंकि मेडिसिन के अपने इंटरेक्शन होते हैं, मेडिसिन के डिजीज के साथ इंटरेक्शंस होते हैं, और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि ड्रग एक्शन पे अपना इम्पैक्ट डालते हैं। तो इन सब की स्टडी डॉक्टर गहराई से करता है। तो उसकी कंसल्टेंसी लिए बिना सेल्फ मेडिकेशन करना बॉडी के लिए काफी हानिकारक हो सकता है। तो आज हम पढ़ेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जो कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करता है एक्सप्लॉइटेशन से, कंपनी के ओवर चार्जिंग से, सब स्टैंडर्ड क्वालिटी के प्रोडक्ट से, एक्सपायरी जिन प्रोडक्ट्स की हो गई है उनकी सेलिंग को कम करता है, और कंज्यूमर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। उसको एक आश्वासन देता है क्वालिटी का, एक एश्योरेंस देता है क्वालिटी का। और इस एक्ट की बदौलत कोई भी कस्टमर यदि कंपनी द्वारा बनाए प्रोडक्ट से आहत होती है, उसकी भावनाएं या उसकी बॉडी में कोई इंजरी होती है या कोई टॉक्सिसिटी होती है, तो वो कंज्यूमर फोरम में कंप्लेंट दर्ज करा सकता है। दिस एक्ट प्रोटेक्ट कंज्यूमर फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन मतलब होता है शोषण। कंज्यूमर क्या होता है? यूजेस गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर एंड मैन्युफैक्चरर। कंज्यूमर सर्विसेज भी कंज्यूम कर सकता है और गुड्स भी कंज्यूम कर सकता है। गुड्स मतलब होता है एनी प्रोडक्ट जो कि किसी फैक्ट्री ने बनाया है,
और सर्विसेज क्या होती है? जैसे आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, हेल्थ केयर सर्विसेज, ठीक है। नर्स आपको हेल्थ केयर सर्विसेज दे रही है। आप पैथोलॉजी लैब लैब विजिट करते हैं, डॉक्टर आपको कोई टेस्ट प्रिस्क्राइब करता है और आप डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए लैब जाते हैं, तो वहां पर आपको जो सर्विसेज मिल रही है, तो ये सब सर्विसेज में आती है, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज। ये एक्ट होल इंडिया में एप्लीकेबल है। ये एक्ट होल इंडिया में एप्लीकेबल है। और इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, 29 स्टेट्स में है भी एट प्रेजेंट, और हर स्टेट में डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो उन सब पे ये एक्ट लागू होता है। और ये हर उस चीज पे लागू होता है जिसको व्यक्ति या तो सेवाओं को जहाँ कंज्यूम कर रहा हो, या तो प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा हो, और वो प्रोडक्ट का नेचर कुछ भी हो सकता है। ये फार्मास्यूटिकल्स पे, न्यूट्रास्यूटिकल्स पे, फूड इंडस्ट्रीज पे, है ना, और इलेक्ट्रॉनिक्स में, मतलब हर स्ट्रीम पे ये एप्लीकेबल है, कंज्यूमर्स के लिए बनाया गया है। कंज्यूमर को बचाना इसलिए जरूरी है कि जैसे कोई कंपनी है, उसने कोई ऐसा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया है जो कि कस्टमर्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा। जैसे किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी ने कोई ऐसी दवाई बनाई जिससे मरते हुए पेशेंट की जान बच सकती है, और वो दवाई संजीवनी की तरह काम कर रही है ना। वो दवाई मतलब बहुत ज्यादा पावरफुल है, और उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, और वो मरते को दवाई बचा सकती है। कंपनी तो उसका चार्ज बहुत करेगी, लेना हो तो लो, नहीं तो मत मरो। पर ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं, कोई कंपनी ऐसा ना करे। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इस चीज को प्रिवेंट करता है, इस चीज को रोकता है, इस चीज पे रोक लगाता है। तो कहीं ना कहीं कंपनियां तानाशाह नहीं बन पाती, कंपनियों की तानाशाही को कम करता है। कंपनी मनमाना पैसा वसूल नहीं कर सकती, है ना। और कंपनी अपने हिसाब से प्राइस डिसाइड नहीं कर सकती। गवर्नमेंट प्राइस डिसाइड करेगी कि किस प्रोडक्ट का कितना प्राइस होना चाहिए, क्योंकि कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग की है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया है, तो कंपनी का इन्वेस्टमेंट तो है। कंपनी ने रॉ मटेरियल परचेज किया है, उसकी कॉस्टिंग है। कंपनी ने ट्रांसपोर्टेशन किया है, उसकी कॉस्टिंग है। कंपनी ने पैकेजिंग की है तो उसका लेबर कॉस्ट है। पैकेजिंग मटेरियल कंपनी ने ऑर्डर किया होगा, या तो मेटल कंटेनर होगा, ग्लास कंटेनर होगा, है ना, प्लास्टिक कंटेनर्स हो सकता है। तो कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया है। कंपनी ने क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस में जो रिकॉर्ड मेंटेनेंस की है, उसके लिए जो एम्प्लॉय हायर किए हैं। कंपनी ने जो मैन्युफैक्चरिंग की है, उसमें जो उन्होंने केमिस्ट हायर किया है कैलकुलेशंस के लिए, फार्मासिस्ट हायर किया है, लेबर्स काम करते हैं कंपनी में, तो उन सब की लेबर को सैलरी देने की भी तो कॉस्ट इंक्लूड रहेगी। कंपनी मार्केटिंग करेगी प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए। तो जितना भी पैसा है, ये कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, तो कंपनी को इसको पैसे को निकाल के थोड़ा प्रॉफिट भी तो कमाना है। जीरो प्रॉफिट लॉस पे तो कंपनी काम करेगी नहीं। एम्प्लॉय को सैलरी देने के बाद और प्रोडक्ट को सेल करने के बाद उनको मार्जिन भी होना चाहिए। तो इस हिसाब से एमआरपी सेट की जाती है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस जिसको हम कहते हैं, कि भाई ये प्राइस से ज्यादा चार्ज नहीं होगा, है ना। और इसमें कंपनी का भी मार्जिन रहता है। कंपनी से प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर के पास आता है, डिस्ट्रीब्यूटर का भी मार्जिन है। रिटेलर से कस्टमर के पास गया तो रिटेलर का भी मार्जिन फिक्स है। पर कंपनी का माइंडसेट रहता है ज्यादा से ज्यादा फायदा कमाया जाए। डिस्ट्रीब्यूटर का माइंडसेट है ज्यादा से ज्यादा फायदा कमाया जाए। रिटेलर का भी यही माइंडसेट है। कंज्यूमर चाहता है कि मुझे रिजनेबल प्राइस पे अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट मिले, मैं क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज भी ना करूं, और मुझे पैसा भी कम लगे। ये कस्टमर का माइंडसेट है। और प्रोडक्ट से मुझे रिजल्ट भी मिलना चाहिए, है ना। प्रोडक्ट से मुझे रिजल्ट भी मिलना चाहिए और पैसा भी कम होना चाहिए। तो ये कस्टमर का माइंडसेट है। गवर्नमेंट ये चाहती है कि भाई हमारे देश में तो सभी टाइप के लोग हैं, अमीर भी है, गरीब भी है, मिडिल क्लास फैमिली से भी है। तो सभी लोगों को दवाइयाँ उपलब्ध होनी चाहिए। तो दवाइयों की एक ऐसी रेंज में प्राइस होनी चाहिए कि जो इसेंशियल मेडिसिन है, ऐसी मेडिसिन है जिसके बगैर काम नहीं चलेगा आम जनता का, जो डेली लाइफ रूटीन में काफी यूज होती है, तो उसके प्राइस काफी
कॉम्पिटिटिव प्राइस होने चाहिए, तुलनात्मक रूप से प्राइस कम होने चाहिए, ताकि वो दवाई हर व्यक्ति कंज्यूम कर सके, उसको परचेज कर सके, और उसकी जेब पे, उसके पॉकेट पे ज्यादा लोड न डाले वो दवाई। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए दवाई की एमआरपी सेट की जाती है, क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं, कंपनियों में इंस्पेक्शन किया जाता है कि कंपनियों में दवाई की गुणवत्ता को मेंटेन किया जा रहा है या नहीं, दवाइयों की कंपनियों को सर्टिफिकेशन दिए जाते हैं, अप्रूवल दिए जाते हैं, इंस्पेक्शन किए जाते हैं, टाइमली ऑडिटिंग होती है, सरप्राइज ऑडिट भी हो जाती है, और दवाइयों के सैंपल कलेक्ट कर किए जाते हैं, मार्केट से भी कलेक्ट किए जा सकते हैं प्रोडक्ट के सैंपल। फाइनल प्रोडक्ट वो होता है जो कि मार्केट में आ जाता है और सेलिंग के लिए रेडी हो जाता है, जिसकी कंपनी ने पैकेजिंग कर दी है, उस पर अपना लेबल लगा दिया है, अपनी ब्रांडिंग कर दी है, सारी इंफॉर्मेशन मेंशन कर दी है, और कंपनी ने उसका क्वालिटी कंट्रोल भी कर लिया है। क्वालिटी कंट्रोल का मतलब होता है किसी भी प्रोडक्ट को फैक्ट्री से बाहर आने से पहले कुछ क्वालिटी पैरामीटर्स पे खरा उतरना पड़ता है। क्योंकि पहले कंपनियां कहती थी साहब ये प्रोडक्ट हमने भेजा तो पता नहीं ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी, तो अब वो बात कंपनी नहीं कहती है, क्योंकि गवर्नमेंट कहती है आप डेटा दिखाओ, आपने क्वालिटी कंट्रोल किया ना, किस डेट पे किया, किसने किया, क्या रिजल्ट आए, और आपने यदि क्वालिटी कंट्रोल करके उस बैच का प्रोडक्ट बैच को लॉन्च किया है यदि मार्केट में, तो फिर कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। तो क्वालिटी कंट्रोल का डेटा भी बहुत मायने रखता है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का पर्पस यही है कि दवाइयों की प्राइस है वो एक मिनिमम रेंज में रहे, और दूसरा किसी भी कस्टमर के साथ यदि कुछ गलत हुआ है तो उसके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है, दवाइयाँ ज्यादा एक्सपेंसिव ना हो। और दूसरा पर्पस ये भी है कि जब किसी व्यक्ति को फार्मास्यूटिकल कंपनी से प्रॉब्लम होती थी और वो सिविल कोर्ट जाता था, तो इसके जो प्रोसीजर्स हैं वो काफी एक्सपेंसिव होते हैं और टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तो जिस वजह से क्या है, कस्टमर सिसक के बैठ जाता था, सोचता था यार मेरे साथ गलत हुआ, लेकिन कोर्ट नहीं जाता था। लेकिन इसके कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो फोरम डिजाइन किए गए हैं, इसका जो पैनल है, ये फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंतर्गत आता है। ये काफी डिसीजन फास्ट लेता है, तो इसमें कस्टमर का ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता, और ज्यादा उसको मतलब परेशान नहीं होना पड़ता, ज्यादा खर्चा भी नहीं आता है। तो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं, और ये रिजॉल्व हो जाती है कम समय में कंपेरेटिवली। अब इसके अंतर्गत और भी कुछ लॉज है जो इसी के साथ साथ काम आते हैं, जैसे इसेंशियल कमोडिटी एक्ट, सेल गुड्स लॉ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ। ठीक है, तो ये इसी से रिलेटेड है। इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में आता है मेडिसिन, इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में आता है मेडिसिन, क्योंकि मेडिसिन पेशेंट के सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन टाइमली इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट भी जारी करता है, जिसमें वो ऐसे मेडिसिन को मेंशन करता है जो कि डेली लाइफ रूटीन में काफी ज्यादा यूज हो रही हैं, और हॉस्पिटल में उनका स्टॉक मेंटेन रखना जरूरी है। तो ऐसे कम से कम 200-250 ड्रग्स हैं जो लिस्ट में शामिल किए गए हैं। जैसे आपका कॉमनली एंटीबायोटिक यूज होता ही है, लेकिन एंटीबायोटिक तो 10 रुपए का भी आता है, 2 रुपए का भी आता है। तो एक ऐसी रेंज फिक्स करनी है कि एक सिटीजन को, जो गरीब से गरीब भी हो, वो मेडिसिन उपलब्ध कराई जा सके। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो मेडिसिन आती हैं वो जेनरिक होती हैं, उनकी प्राइस ऑलरेडी कम होती है, उनकी एमआरपी कम होती है। ठीक है, एमआरपी से तो खैर कोई लेना देना नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट उसको निशुल्क उपलब्ध करा रही है। तो वो सारी जेनरिक मेडिसिन होती हैं, है ना। एथिकल मेडिसिन की प्राइस ज्यादा होती है। कोई ड्रग मॉलिक्यूल यदि मार्केट में नया आया है तो उसकी प्राइस ज्यादा होगी, क्योंकि उसके कॉम्पिटिटर्स नहीं होंगे, और कंपनी कहीं ना कहीं करोड़ों अरबों खरबों रुपए खर्च करके एक ड्रग मॉलिक्यूल को इन्वेंट करती है, अपने R&D पे पैसा खर्च करती है, क्लिनिकल रिसर्च पे पैसा खर्च करती है, क्लिनिकल ट्रायल्स, प्री क्लिनिकल ट्रायल्स। तो कंपनियां बहुत पैसा खर्च करती है एक दवाई को पूरी तरह से तैयार करने में। तो कंपनियों को उस दवाई को बेचने की मोनोपोली दी जाती है, एकाधिकार दिया जाता है कि आप 20 साल तक, 15 से 20 साल तक इस दवाई को आप ही इस फॉर्मूले को यूज करोगे,
और कोई यदि यूज करेगा तो आप उसको परमिट करोगे, आप उससे रॉयल्टी ले सकते हो। ये, या आप ही यदि डिमांड को पूरा कर पाओ तो आप ही बनाना। पर कंपनी क्या है, डिमांड को पूरा कर नहीं पाती है। हमारे देश की जनसंख्या 140 करोड़ से भी ज्यादा हो गई है ना। तो पॉपुलेशन ज्यादा है, और उस आधार पे सबको सप्लाई देना भी जरूरी है। कोई दवाई यदि अच्छा रिजल्ट दे रही है तो हर स्टेट हर डिस्ट्रिक्ट में उसकी डिमांड रहेगी। तो कंपनी को उस डिमांड को पूरा करना पड़ेगा। और कंपनी का प्लांट यदि उतना रिसोर्सेज नहीं है वहां पर, तो फिर दूसरी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन में वही चीजें बनाई जाती है, और टैग उस कंपनी का लगाया जाता है उस पे, जो कंपनी ने उसको इन्वेंट किया है। जैसे जो बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, जैसे डॉक्टर रेड्डीज है ना, और आपका सन फार्मा लैब्स है। तो ऐसी जो बड़ी कंपनीज है जिनके R&D सेंटर है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो वो कंपनियां नई दवाइयां इन्वेंट करती है। और नई दवाई इन्वेंट करने में भी 10 से 15 साल लग जाता है। तो ये मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बहुत ज्यादा लंबा प्रोसेस है ये। 1-2 साल में पॉसिबल होने वाली चीजें नहीं है। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें, तो कस्टमर को राइट है सेफ्टी का, उसकी बेसिक नीड पूरी होनी चाहिए, उसको उसके चॉइस के प्रोडक्ट्स मिलने चाहिए, है ना। इनफ इंफॉर्मेशन आपको देनी है। प्रोडक्ट प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आपको कस्टमर को एजुकेट भी करना है। आपने देखा होगा जब भी आप किसी प्रोडक्ट को मार्केट से खरीदते हैं तो उसमें एक स्लिप डली होती है। उस स्लिप में उस प्रोडक्ट के यूजेस लिखे होते हैं, प्रिकॉशंस लिखे होते हैं, प्रोसीजर्स, मेथड, कैसे आपको इसको बेस्ट बेस्ट तरीके से यूज करना है ना। और एडवर्टीजमेंट के थ्रू भी आपको अवेयर किया जाता है प्रोडक्ट के लिए। तो आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, प्रोडक्ट आपके लिए सेफ होना चाहिए, आपकी नीड को फुलफिल करे, और आपके पास चॉइसेस होनी चाहिए। जैसे आप जाते हो ना कि भैया मैं तो वेजिटेरियन हूँ, नॉनवेज मुझे चलता नहीं है, तो मुझे कोई ऐसा प्रोडक्ट दो जो नेचुरल सोर्सेज से बना हो, प्लांट सोर्सेज से जो मेडिसिन मिलती हैं। अब जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो तो कॉड लिवर ऑयल, फिश और लिवर ऑयल और ऐसी चीजें जिसमें ऐड है ये सब, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन हमारी कंट्री में जो लोग वेजिटेरियंस है वो कोशिश करते हैं कि नेचुरल सोर्सेज में प्लांट से जो मेडिसिन आई हैं उन्हीं को वो यूज करते हैं। तो ऐसी चॉइसेस भी कंपनियां देती हैं, कलर में चॉइसेस, टेस्ट में, डोजेस फॉर्म में, है ना। डोजेस फॉर्म भी एक ड्रग के आते हैं, आप पेरेंटल भी यूज कर सकते हो, टैबलेट भी यूज कर सकते हो। जिन ड्रग्स में पॉसिबल होता है कंपनियां जरूर बनाती है, क्योंकि कस्टमर को चॉइस देना जरूरी है। कस्टमर चॉइस से यदि किसी चीज को खरीदता है तो उसको ज्यादा मेंटल सेटिस्फेक्शन फील होता है, तो चॉइस भी देती है ना। तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं। अब कोई यदि कंज्यूमर पीड़ित हो चुका है, उसको कोई प्रॉब्लम है, उसके साथ कोई घटना घटी है, उसके साथ फ्रॉड हुआ है, स्कैम हुआ है, उसको प्रोडक्ट से कोई भी फिजिकल या उसके बॉडी लेवल पे कोई हानि उसको पहुंची है, ठीक है, तो वो उसकी कंप्लेंट लिखा सकता है, उसकी रिसीप्ट उसको दी जाएगी, है ना। इसके लिए कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट है, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होते हैं, स्टेट लेवल पे होते हैं। लोकल रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं जिसमें कलेक्टर, DSP, इन सब की एक कमेटी बनाई जाती है, जो इन सब मामलों में थोड़ा सा ध्यान रखती है कि किसी कंज्यूमर को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसके ऑफिसेज होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और इसमें लीगल एक्शन लिया जाता है। ये एक फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह काम करता है, जो कि अपने डिसीजन काफी फास्ट देता है, जिसमें टाइम कम लगता है, और उस कंप्लेंट पे इंक्वायरी की जाती है। अब हमारे कंट्री में जो सिस्टम यूज होता है, ये त्रिस्तरीय संरचना होती है, त्रिस्तरीय एक ढांचा होता है, 3 टियर सिस्टम। इसमें डिस्ट्रिक्ट फोरम होता है, स्टेट कमीशन होता है, नेशनल कमीशन होता है, और एक नेशनल कंज्यूमर फोरम होता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑपरेट करती है। तो इसमें डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन, तो ये 3 टियर सिस्टम होता है जिससे कस्टमर को जस्टिस दिया जाता है। अब इस एक्ट के बेनिफिट है, इट इंश्योर द गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, सेफ गार्ड द इंटरेस्ट एंड राइट ऑफ कंज्यूमर, स्टॉप सप्लाई ऑफ डिफेक्टिव गुड्स, फेक वेट्स एंड मेजर्स। आपने देखा होगा कुछ लोग अपनी शॉप में गलत तरीके से तोलते हैं, जिससे कस्टमर को कम जाता है, तो कस्टमर का इसमें नुकसान होता है। कस्टमर ने कहा कि भाई मुझे 1 किलो चीनी चाहिए,
और कस्टमर को आपने 20 ग्राम कम दी, 100 कस्टमर आए, आपने 20 ग्राम इंटू 100 इतनी चीनी आपने बचा ली, कस्टमर का हो गया लॉस, है ना। तो ये मापतौल जो विभाग होता है वो इस चीज का ध्यान रखता है कि जिस चीज को आप, कस्टमर जितनी मांग रहा है और जितना अमाउंट, जितने वेट का आप उससे पैसा ले रहे हो, यदि 1 केजी का ले रहे हो तो आप उसको एग्जैक्ट 1 केजी दो, एग्जैक्ट 1 केजी दो। आप अपनी श्रद्धा से यदि कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए ज्यादा दे रहे हो तो वो आपका लुकआउट है, लेकिन कस्टमर को कम नहीं देना चाहिए। तो वेट आपके एकदम सही होने चाहिए। आपने देखा होगा मार्केट में कुछ लोग आम तौलते हैं, उनके पास पुराने वाले रहते हैं, नीचे चुंबक लगा देते हैं, है ना। या उनके वो जो तौलने का जो इंस्ट्रूमेंट रहता है उसको थोड़ा डिस्टर्ब कर देते हैं कि हमेशा कस्टमर को मतलब 10, 20, 50 ग्राम कम जाए, क्योंकि कस्टमर अंदाजा नहीं लगा पाता कि मुझे 1 किलो में 50 ग्राम कम मिला है। लगभग 100 ग्राम तक पेशेंट को कम दिया जा सकता है और उसको अंदाजा नहीं लगा पाएगा कि मुझे 100 ग्राम कम दिया है। और जनरली कस्टमर उस चीज को कहीं बाहर उसका वे भी नहीं करवाते, नहीं तो डिजिटल मशीन से आप वे करके चेक कर सकते हो। मैंने 2, 3 बार चेक किया है, ये जो जहां पर भी वेइंग होती है ना, ये जो पुराने वाले ट्रेडिशनल एंशियंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, उसमें वो डंडी मारना, उसमें नीचे चुंबक लगाना और ये सब चीजें करना, ये बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि पर डे आपने यदि किसी को 100 ग्राम कम दिया तो सुबह से शाम तक आपको 1 किलो का बेनिफिट तो ऐसे ही हो जाएगा, है ना। तो ये सब चीज क्या है, इसी एक्ट में कवर की जाती है कि ऐसा कोई ना करे, है ना। हैजार्डस गुड्स क्या होते हैं, ऐसे गुड्स जो कि हमारी बॉडी को इंजुरी कॉज कर सकते हैं, उसको हैजार्ड्स कहते हैं, है ना। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस मतलब जब कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है तो वो ऑनेस्टी के साथ नहीं कर रहा है, ठीक है। झूठे वादे कर रही है कंपनियां, है ना, उसके प्रोडक्ट में कोई इफिकेसी नहीं है, उसके प्रोडक्ट्स के रिजल्ट्स अच्छे नहीं है ना, और उसके प्रोडक्ट बहुत चीपर थर्ड क्लास क्वालिटी का है, लेकिन उसको बताया जा रहा है कि बहुत अच्छा है ना। ऐसे करके मतलब जो बिजनेस किए जा रहे हैं वो भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में आते हैं। आपने किसी इंफॉर्मेशन को हाइड किया है, आपने कोई फेक इंफॉर्मेशन कस्टमर को दी है, तो ये सब अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में आएगा। एप्लीकेबल ऑन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। अब ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है ये पब्लिक सेक्टर पे भी लागू होता है और गवर्नमेंट सेक्टर पे भी लागू होता है। इससे क्या है, ब्लैक मार्केटिंग को कम किया जाता है, जिसको हम काला बाजारी कहते हैं। काला बाजारी, है ना, ये इससे कम होती है। और इससे एडल्ट्रेशन को भी कम किया जा सकता है। एडल्ट्रेशन मतलब मिलावट। मिलावट क्या, जैसे जो कोई एक प्रोडक्ट है, उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, लेकिन उसी के जैसा दिखने वाला कोई सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का प्रोडक्ट, घटिया क्वालिटी का प्रोडक्ट या कम पैसों में आने वाला कोई प्रोडक्ट जो कि वैसा ही दिखता है तो उसको मिला दिया जाता है। अब जैसे इलायची महंगी आती है बहुत, है ना, तो उसमें मिलावट होगी। ऐसी चीजों में, जैसे कोई एक चीज महंगी है, दूसरी चीज सस्ती है, लेकिन दोनों एक जैसी दिख रही है, तो महंगी चीज में सस्ती चीज को मिला दिया जाएगा, तो इसको हम मिलावट कहते हैं। और भी मिलावट कई टाइप की होती है, आपने एडल्ट्रेशन पढ़ा होगा, है ना। दूसरा, एड्स मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए। एड्स जो आती है किसी प्रोडक्ट की वो मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए। आपने देखा होगा, इसलिए सिगरेट की जो कंपनियां हैं वो बता देती है कि सिगरेट पीने से कैंसर होगा, तो वो लीगल एक्शन से बच जाती है वो, है ना। आपने कभी सोचा है कि कोई कंपनी सिगरेट बेच रही है, सिगरेट का ऐड कर रही है ना, सिगरेट का ऐड कर रही है, लेकिन वो सिगरेट पे मेंशन कर रही है कि इससे कैंसर हो जाएगा। ऐसा क्यों कर रही है वो? उसको तो अपनी सिगरेट बेचने के लिए ये बोलना चाहिए कि साहब आप सिगरेट पियोगे तो आपका अस्थमा ठीक हो जाएगा, लेकिन वो ऐसा नहीं बोल रही है, वो कह रही है कि आप पियोगे तो आपको कैंसर हो जाएगा, है ना। उसके बाद भी आप उसको खरीद रहे हो, तो कंपनी पे आप लीगल एक्शन नहीं ले सकते। कंपनी ने अपनी फॉर्मेलिटी कर दी आपको बता के, ताकि उस पे कोई लीगल एक्शन कभी न ले सके। तो कंपनी पे आप लीगल एक्शन नहीं ले सकते, सिगरेट पीने से होता है कैंसर, ये बात जग जाहिर है, फिर भी लोग सिगरेट पीते हैं। तो इंसान का जो मन है वो मानता नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप देखोगे आगे, कंज्यूमर को एडवाइस दी जाती है कि वो हमेशा किसी प्रोडक्ट को खरीदे तो उस पे जो स्टैंडर्ड मार्क्स होते हैं उन उनका ध्यान रखे। जैसे एफपीओ हुआ, और ये जो लोगो आप देख रहे हैं, आईएसआई मार्क हुआ, है ना, भारत सरकार का कोई मार्क हुआ, इस टाइप से चीजों पे आप ये सब देख के उसको खरीदें, है ना। स्टैंडर्ड मार्क्स जिसको हम कहते हैं,
और कभी भी एमआरपी से ज्यादा ना दे। एमआरपी मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर हर रिटेलर इसी प्राइस पे सेल करे। इसलिए आप देखोगे, आप किसी से डिस्काउंट मांगोगे तो वो आपको दे देता है पॉसिबली, है ना। क्योंकि एमआरपी बहुत ज्यादा सेट की जाती है ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। कम में दे दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा में बेच नहीं सकते, इसलिए उसको थोड़ा सा ज्यादा ही सेट किया जाता है। तो आप देखो, आप कहीं भी डिस्काउंट मांगोगे किसी भी चीज पे तो आपको एमआरपी से कम पे मिलती है कि नहीं वो। आप टीवी लैपटॉप कुछ खरीदते हो ऐसा, तो आपको कम में मिलता है। इवन आपने दवाइयाँ खरीदी है, 5,000 का बिल बना है, आप उससे कहोगे तो थोड़ा डिस्काउंट मिल सकता है। लेकिन हॉस्पिटल में जो मेडिकल स्टोर्स होते हैं वहां जनरली डिस्काउंट नहीं मिलता। क्योंकि वहां पर क्या है, सीरियस पेशेंट्स एडमिट होते हैं, और पता है कि इसको अब सीरियस बहुत ज्यादा हो गया, इसलिए ये बड़े हॉस्पिटल में आके एडमिट हुआ है। तो उस केस में वो लोग 1 रुपए डिस्काउंट नहीं देते। पर सामान्यतः जब आप मेडिकल स्टोर से शॉपिंग करते हैं दवाइयों की, तो वहां पर आपको थोड़ा डिस्काउंट दे देते हैं। इवन लोग मेंशन भी करके रखते हैं कि भाई हम 30%, 20%, 40% जेनरिक मेडिसिन पे और 5 to 10% ब्रांडेड मेडिसिन पे डिस्काउंट देते हैं, यदि आपकी बिलिंग more than 1,000 रुपीज हो रही है तो ये सब कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए मेडिकल स्टोर ऐसा करते हैं, अपना मार्केट बनाने के लिए, है ना। अपनी मोनोपोली क्रिएट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा कस्टमर मेडिकल स्टोर विजिट करे। तो ये सब कंपनी की और मतलब रिटेलर्स की अपनी सेलिंग और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है। लेकिन अल्टीमेटली कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट यही चाहता है कि कंज्यूमर को गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट रिजनेबल प्राइस पे अवेलेबल हो, और उनके साथ किसी भी तरह का कोई स्कैम फ्रॉड ना हो, और उनका एक्सप्लॉइटेशन ना हो। और यदि वो परेशान है तो कोई उनकी प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दे। तो इसके लिए फास्ट ट्रैक कोड बना दिए। तो ये यहाँ आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट खत्म होता है। ये आपके फार्मास्यूटिकल जुरिस्प्रूडेंस, जिस सब्जेक्ट का नाम अभी चेंज करके फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स रख दिया गया है, उसका ये एक टॉपिक है। ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन है। चलिए, आज के लिए इतना काफी है। मैं इसके नोट्स आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, या वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा रिकॉर्डेड। एक ही बात है, यदि वीडियो में आपसे शेयर करूंगा तो उसमें पीपीटी अपने आप ही शेयर हो जाएगी। और जब मैं आपको पढ़ाता हूँ तो आप स्नैपशॉट ले लिया करो। तो आपके मोबाइल में एक फोल्डर बना लो आपके 6 सब्जेक्ट का, और उसमें आपके नोट्स को आप कलेक्ट करना शुरू कर दो। क्योंकि अब आपको पता है हर चीज डिजिटलाइज हो गई है ना। अब सॉफ्ट कॉपी में भी हम लोग पढ़ने लगे हैं, नेट से पढ़ने लगे हैं, गूगल, है ना। अब टेक्नोलॉजी का हम काफी सहारा लेते हैं एजुकेशन के लिए, है ना। तो आप इसका स्नैपशॉट ले लिया करो, है ना। मैं इसका वीडियो का लिंक आपसे शेयर कर दूंगा आपके ग्रुप में। ठीक है, इसके पहले भी जो हमारे लेक्चर्स हुए हैं, मैंने उसकी लिंक शेयर की थी, आपने शायद देखे होंगे, है ना। तो आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। बहुत ज्यादा एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से ये इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हमारे जनरल अवेयरनेस को जरूर बढ़ाता है, और हमें ये सब चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, आज के लिए इतना काफी है। हैप्पी अंबेडकर जयंती। अंबेडकर जी ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमिंग की है, और कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, और बहुत टैलेंटेड थे वो। ठीक है, तो अंबेडकर जयंती की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। हैव अ नाइस डे।